उज्जवल दास जी, और हम आग्रह करेंगे उज्जवल दास जी से कि कृपया वो मंच पर आएं और हमारे इस संवाद में इस संवाद की जो आज सुबह से हम लोग जो कर रहे हैं उसे आगे बढ़ाने का कष्ट करें। माननीय श्री उज्जवल दास जी, और मैं अपने दो सहयोगियों और मैं अपने दो साथियों से भी आग्रह करूंगा कि कृपया आकर उनके संवाद को वो आगे बढ़ाएं। नवीन शर्मा जी और माधवी चौधरी जी, स्वागत है सर आपका, कृपया आसन ग्रहण करें। और एक बार फिर अपने कंपनी के निदेशक विक्की श्रीवास्तव जी से आग्रह है कि कृपया वो पुष्पगुच्छ प्रदान कर माननीय विधायक जी का स्वागत करें। श्री विक्की श्रीवास्तव जी से आग्रह है कि पुष्पगुच्छ देकर माननीय विधायक श्री उज्जवल दास जी का स्वागत करें। धन्यवाद। और मैं माधवी चौधरी और नवीन शर्मा जी से आग्रह करूंगा कि कृपया आकर संवाद स्थापित करें। सिमरिया की क्या आशाएं हैं, क्या उपलब्धियां हासिल रही, क्या चुनौतियां हैं और कैसा रहा है माननीय विधायक जी का सफर। नवीन शर्मा और माधवी चौधरी जी। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। और इस बात के लिए भी विशेष स्वागत अभिनंदन कि आप रांची से चलकर इस नक्षत्र न्यूज के इस संवाद कार्यक्रम में शामिल होने के लिए यहाँ पहुंचे। बेहद शुक्रिया, बेहद धन्यवाद। मेरे साथ मेरे सहयोगी माधवी है और हम दोनों आपसे बातचीत करेंगे नक्षत्र न्यूज संवाद इस कार्यक्रम में। उज्जवल जी, पहला सवाल तो यही कि हम लोग इस तरह का आयोजन करते रहे हैं, वजह यह है कि संवाद से ही चीजें बनती हैं। आप किसी विकास या फिर किसी विकास योजना की बात करते हैं तो उसके लिए आपको संवाद करना होगा, इसलिए इस कार्यक्रम का थीम ही संवाद है। तो दो शब्द इस कार्यक्रम के लिए। सबसे पहले तो मैं नक्षत्र न्यूज के आप सभी को और यहाँ पर मौजूद सभी कैमरामैन्स को, रिपोर्टर्स को और यहाँ पर मौजूद तमाम जितने भी लोग हैं, सभी को मैं हृदय से अभिनंदन करता हूँ। और नक्षत्र न्यूज को मैं धन्यवाद भी देता हूँ और आभार भी व्यक्त करता हूँ। शुक्रिया कि उन्होंने हजारीबाग में इस तरह का एक संवाद कार्यक्रम की शुरुआत की, कॉन्क्लेव की शुरुआत की है। और ये जो कॉन्क्लेव जो होता है, इस कॉन्क्लेव के माध्यम से पक्ष विपक्ष दोनों ही अपने बातों को रखते हैं। अभी सरकार जो चल रही है झारखंड में, और अभी हम विपक्ष की भूमिका में, तो सरकार अपने तरीके से अपना काम करती है और उसमें कहीं अगर कोई त्रुटि रहती है तो विपक्ष उसको आईना दिखाने का काम करता है। तो विपक्ष की एक अलग भूमिका होती है और इस संवाद के माध्यम से बहुत सारे रास्ते भी निकलते हैं। मैं मानता हूं विकास के नए आयाम खुलते हैं। इसलिए मैं इस तरह के कार्यक्रमों में बहुत ही इंटरेस्ट रखता हूं और कॉन्क्लेव में मैं अपनी भागीदारी को भी सुनिश्चित करता हूं ताकि मैं अपनी भी बात को रख सकूं। और मैं रांची से चलकर के यहाँ पे आया हूं। बिल्कुल, मेरी भी इच्छा थी कि मैं कॉन्क्लेव को पकड़ूं और मैं बहुत ही जल्दी ही अपनी बैठकों को समाप्त करके वहां से लौट आऊं,
ताकि मैं समय पे आकर के यहाँ पे कॉन्क्लेव को ज्वाइन कर सकूं। इसके लिए हम लोगों ने विशेष धन्यवाद आपको दिया, क्योंकि ये जरूरी भी है, नेता और जनप्रतिनिधियों के लिए बहुत आवश्यक विषय है कि जब पब्लिक से जुड़े हुए विषय हैं तो उस पर उन मंच पर शामिल होने की आवश्यकता है। माधवी कुछ सवाल कर रही है। जी बिल्कुल। उज्जवल जी, आपके पिता उपेंद्र दास जी काफी 4 बार सिमरिया से विधायक रहे हैं। ऐसे में लोगों की जो उम्मीदें हैं वो आपसे काफी ज्यादा बढ़ी हुई है। आप इस राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाना आपके लिए सम्मान की बात है या आप इसे जिम्मेदारी समझते हैं? ये तो बहुत ही ऐसा क्वेश्चन है कि मैं इसको जिम्मेदारी समझूं या इसको मैं अपना सम्मान समझूं। बिल्कुल। लेकिन मुझे कार्य करना है, मैं ऐसा समझता हूं। मेरे पिताजी हमेशा से ही एक विकासवादी विचारधारा से प्रेरित रहते थे और उनका ये मानना था कि सरकार में रह करके हम अपने बलबूते पे विकास करें और अगर हम विपक्ष में भी रहते हैं तो भी हम ऐसा कार्य करें जो विकास का नया आयाम खोल सके। मेरे पिताजी जमीन से जुड़े हुए नेता थे और वो अक्सर कहा करते थे कि जो व्यक्ति जमीन से जुड़ा हुआ रहता है वही व्यक्ति विकास की नई दिशा निर्धारित करता है। मैं एक छोटी सी घटना बताना चाहता हूं कि मैं अक्सर देखता था, बच्चा था तो पापा अपने क्षेत्र में जाते थे या विधानसभा में जाते थे, बैठकें अटेंड करके आते थे। तो घर पे जब वो आते थे तो रात का समय हो जाता था और उस हम लोगों को उतना वक्त नहीं मिल पाता था कि हम अपने पिता के साथ में बैठ करके 4 बातें कर सकें। लेकिन जब वो सुबह सुबह निकलते थे तो निश्चित तौर पे है कि हम लोग आधे घंटे या 1 घंटे वो हम लोगों के साथ में बैठते जरूर थे। तो मैंने सवाल ये किया कि फिर तो आपका दर्शन रात को होगा, अब जो घर की समस्याएं होती हैं तो उनको कैसे दूर करें। तो मेरे पिताजी ने एक ही चीज कहा था कि पूरा सिमरिया मेरा घर है और मैं अपने घर की ही चिंता करता हूं और बाकी जहां हम लोग रहते हैं वहां की चिंता करने के लिए आप सभी हैं। मतलब हम सभी को इंडिकेट करते थे कि आप सभी हैं, आप जो कहोगे उसको हम पूरा करेंगे। तो ये जो पापा का डेडिकेशन था, पिताजी का जो डेडिकेशन था, उसको देख करके एक बात समझ में आई कि हमेशा सोच को सकारात्मक तरीके से लेकर के आगे बढ़ना चाहिए। कभी भी अपने अंदर नेगेटिविटी नहीं आने देनी चाहिए। ये हमारे पिताजी का मूल मंत्र था। दूसरी बात यह है कि जब पिताजी नहीं रहे तब मैंने राजनीति में अपना कदम रखा। बहुत सारी चुनौतियां भी आई। 17 साल लगातार मैंने प्रयास किया और 17 साल के बाद 2024 में सिमरिया विधानसभा क्षेत्र की जनता ने मुझे अपना आशीर्वाद दिया और भारतीय जनता पार्टी ने भी मुझे अपना आशीर्वाद दिया टिकट देकर के। लेकिन जब मैं चुनाव के दौरे पे था तो मैंने कभी भी सिमरिया की जनता को यह नहीं कहा कि मैं उनका नेता हूं, बल्कि मैंने हमेशा एक ही बात कही है कि मैं सिमरिया का नेता नहीं बल्कि बेटा हूं। क्योंकि जो नेता होते हैं वो शायद जमीन से जुड़ पाए या ना जुड़ पाए, लेकिन बेटा हमेशा जमीन से जुड़ा हुआ रहता है। और
मुझे लगता है कि मैं एक बेटा होने के नाते मैं अपनी सिमरिया के लिए बहुत सारे चीजों को ये प्रयास कर रहा है कि मैं सिमरिया में बहुत सारे विकास के आयाम को मैं खोल सकूं। अभी हमारे सिमरिया में बहुत सारी कमी भी थी। अब मैं आपके विधानसभा क्षेत्र की ही बात करूं तो आप जिस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं वहां की सबसे बड़ी समस्या जो है वो है ओवरलोड गाड़ियां। दो बड़ी कोल कंपनियां आपके क्षेत्र में कार्यरत है। सीसीएल में जो लोगों को मुआवजा है मुआवजा नहीं मिलता है, लोग ठगे जा रहे हैं, नौकरियां नहीं मिल रही है, मुआवजा समय पर नहीं मिल रहा है, खनन का कार्य बहुत इनलीगल तरीके से भी किया जा रहा है। तो ये तो बड़ी चुनौतियां आपके सामने है उज्ज्वल जी, इसको कैसे देखते हैं? और एक आंकड़ा भी है कि ये जितनी भी अवैध गाड़ियां ओवरलोड जो ट्रकों का संचालन होता है इसमें लगभग 100 से ज्यादा लोग जो हैं वो गुजर चुके हैं, मर चुके हैं। आप कैसे देखते हैं इन समस्याओं को और आपके पास कोई समाधान है इसका? देखिए, समस्या तो है और ये बहुत ही गंभीर समस्या है और समाधान भी है। सकारात्मक सोच, मैंने कहा कि अगर सकारात्मक सोच लेकर के चलेंगे तो हर समस्या का समाधान निकलेगा। अभी हमारा जो क्षेत्र है वो ओवरलोडिंग, पॉल्यूशन और भी समस्याओं से जूझ रहा है। अभी हाल में ही हमारे देल्हो में एक दर्दनाक घटना घटी। हाइवा के चपेट में आने से हमारे सीआरपीएफ के जवान शहीद हो गए। हम लोगों ने ये मांग भी रखी कि जो हमारे सिमरिया विधानसभा क्षेत्र में कोल वाहनों का जो अतिरिक्त प्रभाव पड़ रहा, अतिरिक्त प्रभाव कहने का मतलब ये है कि हमारे कोल वाहनों की संख्या हमारे विधानसभा क्षेत्र में बहुत ही ज्यादा है। चट्टी बरियातों की ओर से भी जो परिचालन होता है उसका भी प्रभाव हमारे विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है। तो कोल वाहन वहां पर ज्यादा है। हम लोगों ने एक मांग रखी थी कि हम लोग कोल वाहन हैं, चट्टी बरियातों की ओर से आते हैं, वो अपने लिए एक वैकल्पिक मार्ग या बाईपास का निर्माण कराएं ताकि सिमरिया पे जो भार बढ़ रहा है वो भार कम हो सके। दूसरी बात है कि हमने विधानसभा में प्रश्न के भी माध्यम से सरकार से ये मांग रखी कि पीपरवार से लेकर के टंडवा होते हुए सिमरिया चतरा तक लाइट मोटर व्हीकल रोड सरकार बनवाए, क्योंकि लाइट मोटर व्हीकल रोड अगर बनता है तो हल्के वाहनों के परिचालन के लिए अलग से मार्ग होगा और भारी वाहनों के परिचालन के लिए मार्ग अलग होगा। लेकिन अभी दुर्भाग्य है कि सरकार इस पर जो है सो गंभीरता पूर्वक विचार नहीं कर रही है। हम लोग ये लड़ाई तब तक लड़ते रहेंगे जब तक सरकार इस पर विचार नहीं करती है। और जितने भी हाईवास का परिचालन हो रहा है, मैंने जिला प्रशासन से भी यही मांग कर रही थी कि ट्रैक कैमरा रोड पे लगाया जाए ताकि कोई भी हाईवा किसी को कुचल करके वो भाग नहीं सके, वो ट्रैक उसको किया जा सके और उससे उचित कार्रवाई उस पर की जा सके। जिला प्रशासन भी अभी तक इस पर इसमें जिला प्रशासन भी अपने स्तर से जो वाहनों की जो गति होती है उस पर अगर लगा दिया जाए तब आसानी से इस समस्या का समाधान हो सकता है। नहीं हो सकता है, यही तो मैंने कहा, मैं कह रहा हूं कि एक स्पीड कंट्रोलर की भी व्यवस्था होनी चाहिए ताकि एक स्पीड जो लिमिट स्पीड होता है उस स्पीड से अगर गाड़ियां अधिक स्पीड में चलती हैं तो वो उसको कानूनी जुर्म समझा जाए और उस पर कोई कानूनी कार्रवाई हो। ये हम लोगों ने भी मांग रखी है और हमको लगता है कि अगर हम इस पर लगातार लगे रहे हम लोग
तो सरकार को भी इस मांग को पूरी करनी पड़ेगी और जिला प्रशासन को भी मांग को पूरी करनी पड़ेगी। उज्जवल जी, राजनीति में विरासत आपको पहचान दे सकती है, लेकिन जो जनविश्वास है वो हमें केवल अपने काम से ही जीतना पड़ता है। तो आपको लगता है कि लोगों ने आपको आपकी सोच, आपके काम के आधार पर चुना है, या आपके परिवार की विरासत ने भी एक बड़ी भूमिका निभाई है इसमें? देखिए, विरासत की अगर मैं बात करता हूं, तो अगर विरासत की भूमिका अगर होती तो 17 साल पहले ही मुझे टिकट मिल गया रहता। 17 सालों का संघर्ष नहीं होता। 17 सालों का संघर्ष भी रहा और लोगों के करीब जाने का भी मौका मुझे मिला, लोगों को समझने का भी मौका मिला। मैं 2008 में भी चुनाव लड़ा था पापा के जाने के बाद, लेकिन उस समय मैं चुनाव नहीं निकाल सका क्योंकि उस समय अनुभव की भी कमी थी और शायद मैं लोगों के साथ उतना जुड़ नहीं पाया था। लेकिन इन 17 सालों में मैंने हर दिन लोगों से जुड़ने का प्रयास किया है। मेरे पिताजी कहा करते थे कि सिमरिया मेरा ददिहाल है, ननिहाल है। तो जो पिता का ननिहाल होता है वो बेटे के लिए ददिहाल होता है। तो मैं अक्सर कहता हूं कि सिमरिया मेरा ददिहाल है और अपने ददिहाल को मुझे कैसे संवारना है ये जिम्मेदारी भी मेरे ऊपर बनती है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मैं कल ही गया हुआ था। हमारे जो उच्च तकनीकी विभाग के सचिव हैं राहुल पुरवार जी, उनसे भी मैंने मुलाकात किया है। मैंने अपने सिमरिया में पॉलिटेक्निक कॉलेजेस के लिए मांग की है ताकि जो हमारे सिमरिया से पॉलिटेक्निक की पढ़ाई के लिए या इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए लोग जो बाहर जाते हैं, दूसरे जिलों में जाते हैं या राज्य से बाहर जाते हैं, उनको रोका जा सके, उनको वहीं पर पढ़ाने की समुचित व्यवस्था की जा सके। अच्छा उज्जवल जी, आप योजनाओं की बात कर रहे हैं, अभी पॉलिटेक्निक कॉलेज का आप जिक्र कर रहे थे। जो विपक्ष के विधायक है, भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं, ज्यादातर ये आरोप लगाते हैं सरकार के ऊपर कि चूंकि हम सरकार में नहीं है तो हमारे ज्यादातर काम बाधित हैं, या तो ज्यादातर योजनाएं जो हैं वो हम लोगों को नहीं मिल पाता है। जिस काम को लेकर के सरकार सचिव से आप लोग मिलते हैं वो योजनाएं पूरी नहीं होती है। तो कि वाकई विधायक रहने के बावजूद भी आप लोग मजबूर होते हैं, इसके लिए सत्ता में रहना जरूरी है, तभी विकास हो सकता है क्षेत्र का? देखिए, चुनौतियां तो हैं इसमें, लेकिन चुनौतियों के डर से अगर हम चुप्पी साध लें तो ये हमारी भी कमी होती है। और मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को कि अभी ये सरकार में निश्चित रूप से है कि सुनवाई बहुत कम हो रही है, लेकिन अगर जिद ठान लो तो सारे सचिव भी सुनेंगे, सारे अफसर भी सुनेंगे। सुनेंगे क्यों नहीं, बस एक जिद ठान लेने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री जी सुनते हैं? जरूर, उनको भी सुनाना पड़ता है। क्या मुख्यमंत्री जी के साथ कैसा संवाद है आपका? तो विपक्ष के विधायक है, लेकिन फिर भी हम लोग जानना चाहेंगे। देखिए, मेरा संबंध सारे व्यक्तियों से बहुत ही अच्छा रहा है। मैंने अपनी ओर से कभी ये कदम नहीं उठाया कि मैं अपने संबंधों को खराब करूं। और राजनीति अलग है, व्यक्तिगत रिलेशन भी अलग है। मैं हमेशा एक बात का ध्यान रखता हूं कि मैं किसी भी व्यक्ति पर व्यक्तिगत प्रहार करने से बचूं। ये राजनीति का दायरा नहीं है। राजनीति को राजनीतिक तरीके से ही बयानबाजी की जानी चाहिए, मैं ऐसा मानता हूं। 2 शब्द अगर मैं बोलूं आप मुख्यमंत्री जी के लिए, क्या कहेंगे हेमंत सोरेन के बारे में? मैं यही कहूंगा कि झारखंड के विकास में आप अपने सर्वांगीण भूमिका निभाएं। झारखंड में जो कमियां हैं उसको दूर करने का प्रयास करें। विपक्ष को हमेशा ये समझे कि विपक्ष एक आईना है जिस पर उनका प्रतिबिंब पड़ता है, तो ये दिखाई देता है कि भाई वो प्रतिबिंब साफ है या वो प्रतिबिंब धुंधला है। तो विपक्ष की भूमिका निभाने दें। मतलब मैं ये जानना चाह रहा था, हालांकि आप मध्यम मार्ग आपने अपना लिया खैर कोई बात नहीं। सवाल ये है कि जो पूर्व में रघुवर दास की जो कार्यकाल था, मुख्यमंत्री थे रघुवर दास, वर्तमान में हेमंत सोरेन 2 टर्म से मुख्यमंत्री हैं। अक्सर आप लोग दावा करते हैं कि विकास कार्य भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में ही हुआ। 6 वर्षों का शासनकाल हेमंत सोरेन जी का है, 6 साढ़े 6 वर्षों का अब तक का।
आप दोनों टर्म में क्या फर्क देखते हैं? देखिए, विकास की आधारशिला तो हमारे पार्टी ने ही रखी। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं देना चाहता हूं। मैया सम्मान योजना आज वर्तमान सरकार की योजना है, लेकिन इससे पूर्व भी हमारी योजना लक्ष्मी लाडली योजना चलती थी। उसी को एक नाम बदल करके मैया सम्मान योजना दे दिया। क्या आप जिक्र कीजिएगा दोबारा, क्या बोला आपने? लक्ष्मी लाडली योजना। अच्छा, लक्ष्मी लाडली योजना जो झारखंड में चलती थी, हमारे रघुवर सरकार की देन थी, हमारे अर्जुन मुंडा सर की देन थी, हमारे बाबूलाल मरांडी जी सर ने भी अपने कार्यकाल में झारखंड के विकास के नए आयाम रचे हैं। तो उस योजना की मैं, लक्ष्मी लाडली योजना की मैं बात करूं तो मुझे नहीं लगता है कि ये कोई नई योजना है मैया सम्मान योजना। बस एक नाम चेंज कर दिया गया, मैया सम्मान योजना। राशि थोड़ी बहुत बढ़ा दी गई। नहीं, देश में सबसे ज्यादा राशि झारखंड सरकार दे रही है महिलाओं को ये। और मैं आपको बता दूं कि इस योजना की तारीफ केवल भारत में ही नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अभी दावोस में जो कार्यक्रम था वहां पर महिला सशक्तिकरण को लेकर जो बातचीत हुई उसमें बाकायदा तारीफ किया गया कि आप इस तरीके की इतनी बड़ी योजना चला रहे हैं। आप भी मानते हैं कि आपके जो वोटर होंगे उनको भी इस योजना का लाभ मिल रहा है? देखिए, मैंने तो सशक्त तो हो रही है महिला, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। नहीं, मैंने इसमें आपसे ये कहा कि राशि बढ़ा दी गई है और मैया सम्मान योजना एक नाम चेंज कर दिया गया है, लेकिन योजना तो पूर्व में हम हमारे बच्चियों को सशक्त करने के लिए हमारे सरकार ने भी चलाई। तो आप मानते हैं कि आने वाले समय में जो आप लोग चाह रहे हैं कि 2029 में एक बार फिर आप कमबैक करेंगे, मैया सम्मान योजना कहीं ना कहीं रोड़ा है उस रास्ते के बीच में? देखिए, ये प्रश्न जो है कि रोड़ा है ये मैं नहीं कर सकता हूं, लेकिन हमारी भी जो नई नई योजनाएं हैं उसके बारे में भी जो 2029 में हमारी जब सरकार बनेगी, हो सकता है कि हमारी भी योजनाएं नई। आप मान रहे हैं कि 2029 में सरकार बनेगी आप लोगों की? एकदम बनेगी, 2029 में सरकार बनेगी। हम अपने संगठन को मजबूत कर रहे हैं, हम अपने लोगों से आग्रह कर रहे हैं, हमारे जो केंद्र सरकार की योजना है उसको भी धरातल तक कैसे पहुंचे इसके लिए भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि SIR एक बड़ा माध्यम होगा आप लोगों के लिए। कैसे देखते हैं इस टिप्पणी को जब विपक्ष इस तरह की बातें करता है? मुझे एक चीज समझ में नहीं आती कि ये SIR को लेकर के राजनीति क्यों। अपने घर में यदि कुछ अवांछित लोग घुस जाते हैं तो क्या हमें ये हमारे दायित्व नहीं बनता कि हम अपने घर से उन्हें चिन्हित करके बाहर निकालें? तो झारखंड में अगर SIR हो रहा है तो इसमें गलत क्या है? वैसे मतदाता जो कभी मत दिए ही नहीं लेकिन वोटर लिस्ट में उनका नाम है, जब वो अपने मत को ही नहीं पहचान रहे हैं तो उनका वोटर लिस्ट में आखिर नाम क्यों है? दूसरी बात कि हमारे वैसे मतदाता भी हैं जो मृत्यु को प्राप्त कर चुके हैं लेकिन वोटर लिस्ट से उनका नाम नहीं हटा है। तो अगर SIR के माध्यम से उन्हें चिन्हित करके उनका नाम हटाया जा रहा है तो क्या ये गलत है? हमारे कई ऐसे मतदाता भी हैं जो नौकरी पेशा करने के लिए बाहर जाते हैं लेकिन मतदान नहीं कर पाते हैं, किसी कारणवश या आ नहीं पाते हैं। हम उनसे यही आग्रह करना चाह रहे हैं कि आप आए तो अपने मतदान करें, यहां आकर के करें, चाहे जहां पर भी आप वहां पे करें। लेकिन फिर यह भी ध्यान है कि झारखंड में या हजारीबाग में या चतरा का कोई ऐसा मतदाता जिनके यहां के बूथों में भी नाम है और वहां के भी बूथों में नाम है, तो वैसे मतदाताओं को भी हम लोग चिन्हित कर रहे हैं। और एक से कई बूथों में जिनका नाम है वैसे भी मतदाताओं को हम लोग चिन्हित कर रहे हैं। आप जिस बात का जिक्र कर रहे हैं ठीक है, ये तकनीकी खामियां हैं, जाहिर तौर पर ये तकनीकी खामियां जब भी SIR का काम हुआ है ये तकनीकी खामियां दूर हुई है। सवाल इसलिए उठ रहा है उज्जवल जी कि देश में जहां भी SIR हुए हैं
मेरे आपके सामने वो बड़े उदाहरण है, चाहे वो पश्चिम बंगाल का जिक्र हो, चाहे वो बिहार का जिक्र हो। नाम कटे हैं, कई वैलिड मतदाताओं का भी नाम कटा है। आपको याद होगा कि पश्चिम बंगाल में लास्ट में ये हुआ कि जिन वोटरों का नाम वोटर लिस्ट में नहीं चढ़ पाया, उन्हें ये कह दिया गया कि अभी एज इट इज रहेगा, चुनाव के बाद फिर जो है इस पर कार्य आगे बढ़ेगा। तो वो तो वंचित रह गए वो लोग वोट देने से। इसलिए ये अंदेशा लगाया जा रहा है कि एसआईआर में जो है नाम कट सकता है वैलिड मतदाताओं का, और विपक्ष इसको लेकर के लगातार आप लोगों को घेरने का भी कार्य कर रहा है। देखिए, बंगाल का परिवेश कुछ और है, झारखंड का कुछ और है। तो बंगाल में जितने भी नाम थे उसमें बाहरी घुसपैठ भी थे, और उन बाहरी घुसपैठियों को बाहर का रास्ता दिखाने का काम भी एसआईआर के माध्यम से किया गया। और इसमें ये भी राजनीति हुई कि भाई लोगों, वैसे लोग जो वैध हैं उनका नाम काट दिया गया, ऐसा नहीं है। अगर मैं अपने झारखंड की बात करता हूं तो झारखंड में भी ये अंदेशा है, और ये झारखंड में भी प्रत्यक्ष इसके कई प्रमाण भी हैं कि झारखंड में भी घुसपैठ हो रहा है। और वो घुसपैठ को रोकने के लिए अगर हम एसआईआर का रास्ता चुन रहे हैं तो ये गलत रास्ता नहीं है, इसमें सबको समर्थन करना चाहिए। उज्जवल जी, झारखंड में महागठबंधन की सरकार है, आप बीजेपी से विपक्ष से हैं, तो क्या कभी कभी अलग अलग राजनीतिक जो विचारधारा है, क्या उसकी वजह से कभी विकास की गति प्रभावित हुई है? देखिए, अलग अलग विचारधाराएं रहेंगी तो विकास की गति जरूर प्रभावित होगी, मैं मानता हूं। रास्ते सबके अलग हो सकते हैं, सोचने के तरीके अलग हो सकते हैं, तो वो लोग अपनी सोच के अनुसार भी काम कर रहे हैं, और हमारी भारतीय जनता पार्टी अपने सोच के अनुसार काम करती है। तो मैं एक बात मैं और भी कहना चाहूंगा कि इसमें जो कहीं कहीं ऐसा भी होता कि कुछ सोच समानांतर भी होती है, तो उस सोच को आगे बढ़ाने का काम क्यों नहीं किया जाए? नहीं, आपने सही कहा, और आपने ये भी कहा कि विचारधारा अलग होता है तो विकास कार्य प्रभावित होता है। लेकिन उज्जवल जी, एक बात तो बिल्कुल साफ है कि लोकतंत्र में अलग अलग विचारधाराओं का रहना भी जरूरी है लोकतंत्र को सुरक्षित रखने के लिए। बहरहाल कुछ लोगों के बीच से कुछ सवाल है और वो सवाल पूछना चाह रहे हैं। आप सवाल ले सकते हैं, बिल्कुल आप पूछ सकते हैं सवाल। विधायक जी को बहुत बहुत स्वागत है नक्षत्र न्यूज में। विधायक जी, हमने पत्रकारिता भी साथ में किया है, वो दौर भी हम लोगों ने देखा है, और आज आप विधायक हैं। बेसिकली जिला तो हजारीबाग होता है, मगर कई बार ऐसा होता है कि मैं आपके क्षेत्र को छू जाता हूं खबरों के माध्यम से। मैं कुछ क्षेत्र ऐसा भी है, पीरी है, सिला है, ये सब आप जाएंगे, जब उसके सुदूरवर्ती क्षेत्र आप जाएंगे, नाम आपका लोग जानता मगर आपको देखा तक नहीं है लोग। उस क्षेत्र की में विकास की बात अगर करें, सड़कें की हालात बहुत खराब है, जल मीनार लगे हैं मगर जल नहीं आता है उसमें, बिजली की सुविधा तार तो खींच दी गई है परंतु बिजली नहीं जलता है। क्या लगता है कि उस क्षेत्र की आवाज आप तक नहीं पहुंच पाती है, या आप उस क्षेत्र में कब तक जाएंगे कि आपका नजरें जो है इनायत होगी? पहले हम लोग पत्रकार थे। आशीष जी, आपने मेरी पोल खोल दी और हमारे सुबोध भैया भी आगे बैठे हुए हैं, इसलिए दोनों लोग मुस्कुरा रहे थे आपको देख तो ये सही है कि मैंने भी पत्रकारिता की है। चलिए, आपने और ये हम लोग पोल खोल दिया आपने। हम लोगों ने बहुत सारे केसेस ऐसे थे जिस पर हमने साथ में काम किया। बहुत लोगों को नहीं पता होगा, मुझे भी नहीं पता था। तो एक पत्रकारिता करने के बाद मैं आज विधायक बन करके यहां पर हूं, तो कहीं ना कहीं पत्रकारिता भी एक ऐसा माध्यम रहा है जो समाज सेवा से जुड़ने का। देखिए, आपने जो प्रश्न किया वो प्रश्न बहुत हद तक सही है, बहुत हद तक गलत भी है। मैंने सीला इचाक का जितना भ्रमण किया है
हाँ, कुछ गांवों तक मैं नहीं पहुंच सका हूं क्योंकि सिमरिया विधानसभा क्षेत्र बहुत लंबा क्षेत्र है, काफी बड़ा क्षेत्र है, जिसका एक छोर रांची को टच करता है तो दूसरा छोर बरही को टच करता है। एक छोर अगर हजारीबाग से स्टार्ट होता है तो एक छोर बिहार को भी टच करता है। तो इतने लंबे विधानसभा क्षेत्र में मेरा प्रयास ये रहता है कि मैं हर जगह जाने का प्रयास करूं। अभी सिमरिया सीला की बात आप कर रहे थे तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि चौपे से लेकर के बड़गांव चौपे से लेकर के बिरहू तक सिमरिया सड़क का टेंडर कई साल पहले हो चुका था, लेकिन अभी तक उस पर काम नहीं हो पा रहा था, कुछ तकनीकी खामियां थी और अब मैंने उसी को प्राथमिकता देते हुए उन तकनीकी खामियों को दूर करने के लिए प्रयास किया और निश्चित तौर पे कि आगे आने वाले दिनों में उस मार्ग पर भी काम लग रहा है। हमारे चौपे बड़गांव में विद्यालय की स्थिति काफी जर्जर हो गई थी, कभी भी वो भवन गिर सकता था। आज उस भवन में भी कार्य लग चुका है। बहुत दिन जल्द ऐसा होगा कि वहां पर पठन पाठन का भी कार्य बहुत ही जल्द शुरू होगा। हमने कई जगह सीला में, नवाडी में हाई मास्ट लाइट लगवाया। जो लोग अंधेरे में चलते थे उनको रोशनी देने का काम किया है। कई जगह जले हुए ट्रांसफार्मर थे, उसको बदलने का काम किया है। बहुत सारे जगहों पे हम लोगों ने काम किया, लेकिन हमारा एक फंड होता है, वो फंड जो है सो लिमिट होता है। अभी फंड में राशि उपलब्ध नहीं थी तो हम लोगों ने आगे वाले कामों को थोड़ा पेंडिंग रखा है कि जैसे ही उपलब्ध हो राशि हो जाएगी फिर आगे का काम गति पकड़ेगा। कई जगह चापाकल नहीं है, मैं भी मानता हूं, लेकिन चापाकल का अभी तक टेंडर नहीं हुआ। सरकार ने लिस्ट मंगा लिया, लेकिन अभी तक उसका विभाग की ओर से कोई टेंडर नहीं हुआ। इस बार विधायकों को चापाकल मिला भी नहीं है शायद, और अभी मिला भी नहीं है। सवाल ये भी होना चाहिए कि क्यों नहीं मिला, ये तो सरकार से पूछनी चाहिए सवाल को। आप सीधे सरकार से पूछ सकते हैं, ये मंच है। ये मेरा सवाल था कि लोग नाम से आपको जानते हैं, पहचानते नहीं हैं। क्या लगता है कि उस क्षेत्र के लोग उज्जवल दास को चेहरा से पहचानेंगे कि ये मेरे विधायक है? ये मामला टुटकी का है जो पीरी गांव का से अंदर आपका जाता है। आदिवासी बहुल क्षेत्र है, कई घर ऐसे हैं जहां महज 1 किलोमीटर आपका किराडारी पड़ता है, हजारीबाग जिला, और 1 किलोमीटर आप इधर आ जाएंगे तो आप चतरा पहुंच जाते हैं। वहां लोग पहचानते नहीं सर आपको। देखिए, वहां पर जिस गांव की बात आप कर रहे हैं, हम लोग पीरी कई बार गए हुए हैं। तो पीरी में मैं विधायक बनने के बाद मुश्किल से हमको लगता है कि 2 बार 3 बार मैं गया हूं पीरी, लेकिन उस गांव पे मैं नहीं जा सका हूं। मैंने इस बात को स्वीकार भी किया है कि बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहां मैं नहीं जा सका हूं, और उस जगह भी जाने का मेरा लक्ष्य है। वहां के भी जो विकास जो अवरुद्ध है, उस गांव को भी विकसित करने का मेरा लक्ष्य है। चल, कोई और सवाल? हेलो सर, मेरा सवाल है। सर, मेरा सवाल है कि चतरा में श्रीनिवास के मामला में आप जान रहे हैं, सारा मामला उठा, प्रदेश अध्यक्ष आया, जेल गेट पर गया, जेल गेट पर मिलने गए। आप लोग का आरोप है कि गलत तरीके से उसको अरेस्ट किया गया, उसके लेके अभी तक वहां पर बवंडर मचा हुआ है। कल युवा मोर्चा का भी रैली निकाला गया था, पुतला दहन करने के मुख्यमंत्री का पुतला दहन करना था, जो नहीं किया गया। जिला प्रशासन उसको मना कर दिया गया कि पुतला दहन नहीं कर सकते हैं। वो आखिर सवाल है कि जिला प्रशासन बता रही है कि सरकारी कागजातों में छेड़छाड़ के मामले में उसे जेल भेजा गया, और भाजपा के लोग जितने भी, आप लोग जितने भी आरोप लगा रहे हैं जिला प्रशासन पर कि गलत तरीके से उसको अरेस्ट किया गया, उस पर क्या कहेंगे आप? श्रीनिवासन जी का जो गिरफ्तारी हुई है,
वो मैं मानता हूं कि गलत तरीके से हुई है। अगर सरकार को लगता है या जिला प्रशासन को लगता है किसी कागज में छेड़छाड़ किया गया है, तो जिला प्रशासन उसको लोगों के समक्ष रख क्यों नहीं रही है? और दूसरी बात कि वो जिस विभाग पर पड़े हुए थे या जिस विभाग की कमियों को वो उजागर कर रहे थे, खनन विभाग की कमियों को, तो क्या किसी की कमी को उजागर करना गुनाह है? मैं ये सवाल करना चाहता हूं। और आज प्रशासन या सरकार इतना डर गई कि श्रीनिवासन जी को जेल के अंदर भरना पड़ा। इससे पहले भी काली यादव जी को भी जेल भेजा गया। क्या ऐसा गुनाह था उनका कि उन पे SC/ST एक्ट लगा दिया गया? अच्छा, ये इसी में मेरा सवाल है कि सिस्टम का चेहरा एक होता है, चाहे वो दिल्ली हो या फिर झारखंड हो। देखिए, दिल्ली में सोनम वांगचुक प्रदर्शन कर रहे थे, आपकी सरकार वहां है, उसको उठवा लिया गया। यहाँ पर आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार के खिलाफ कमियों को उजागर कर रहे हैं, यहाँ पर सरकार, जो यहाँ की सरकार है, वो उठवा ले रही है। तो कुल मिलाकर ये कहेंगे कि सिस्टम का चेहरा एक है। मतलब आप पावर में हैं तो आप उपयोग कीजिए अपनी शक्तियों का, अगला पावर में है तो वो अपनी शक्तियों का उपयोग करेगा। चेहरा एक है। उज्जवल जी, दो टिप्पणी इस पर। देखिए, चेहरा एक होता है या अलग होता है ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन कहा सिस्टम एक है। आप यहाँ विपक्ष में आप आरोप लगाइए। सिस्टम एक है या अलग है ये मैं नहीं कह सकता हूं। मैं ये जरूर कहना चाहता हूं कि आंदोलन का तरीका अलग अलग होता है। आप बताइए, सोनम वांगचुक का आंदोलन का तरीका क्या गलत था? अनशन नहीं, कर रहे मैं थे ये वो। नहीं कह रहा हूं कि उनका आंदोलन का तरीका गलत था। मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि उनकी जो मांग है उसको रखने भी चाहिए। और दूसरी चीज है कि उनका स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा था, तो उस समय केंद्र सरकार ने जो उचित लगा वो कदम उठाया। और झारखंड में, यहां पर तो झारखंड में उन्हें जेल भेजने का काम तो नहीं किया ना, लेकिन झारखंड में तो जेल भेजने का काम किया जा रहा है। ये कहां का नियम है? क्या विपक्ष कमजोर हो गई है? क्या भारतीय जनता पार्टी का जो स्वरूप, जो आंदोलन का तरीका था, जिस तरीके से बीजेपी मुद्दों को उठाती थी, क्या भारतीय जनता पार्टी भूल गई? या फिर आप मानते हैं कि संगठन में एक बड़ा बदलाव की आवश्यकता है? सबसे पहले मैं एक सवाल करना चाहता हूं। लोकतांत्रिक तरीके से अगर विरोध का प्रदर्शन किया जा रहा है और लोकतांत्रिक तरीके में ही ये वर्णित है कि पुतला दहन भी किया जाए, लेकिन झारखंड के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि पुतला दहन को रोका गया। क्यों रोका गया? यानी कि सरकार भी, झारखंड में सरकार भी ये मान रही है कि कहीं ना कहीं वो गलत है या सरकार डर गई है। तो हम लोग तो कोई उग्र आंदोलन तो कर नहीं रहे थे, हम लोग तो पुतला दहन कर रहे थे। और संवैधानिक प्रक्रियाओं में पुतला दहन करना अपने विरोध को जताने का एक माध्यम होता है। लेकिन फिर भी जिला प्रशासन ने माननीय मुख्यमंत्री जी का पुतला दहन नहीं करने दिया। आखिर क्यों नहीं करने के लिए दिया? यह सवाल मेरा जिला प्रशासन से भी है, झारखंड सरकार से भी है। एक आखिरी सवाल लेंगे आपसे। अच्छा, मैं सवाल को दोहरा भी रहा हूं, आपने जवाब नहीं दिया। क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी झारखंड का जो संगठन है, इसमें आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता है? क्या बीजेपी के पास अब कोई धारदार नेता नहीं है? क्या एक ऐसे लीडर की आवश्यकता है जो झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के सामने मजबूती से खड़ी रह सके और जनता का विश्वास जीत सके? किसने कह दिया कि हमारे पास नेता नहीं है? हमारे पास नेता है, हमारे पास कार्यकर्ता हैं। और भारतीय जनता पार्टी तो
एक ही मूल मंत्र पे चलती है, कार्यकर्ता ही संगठन के रीढ़ होते हैं। और हम अपने तरीके से हम अपने योजनाओं को बहुत मजबूती के साथ रखते हैं, जो पार्टी की संगठनात्मक योजनाएं होती हैं। अभी हमारे पार्टी ने ही कई ऐसे बातों को मुखरता से सरकार के समक्ष रखने का प्रयास किया है, चाहे झारखंड में अपहरण का मामला हो या झारखंड में अवैध उत्खनन का मामला हो। पार्टी ने हर जगह प्रमुखता से अपनी आवाज को बुलंद किया है। तो ये कैसे कह सकते हैं कि पार्टी कमजोर है? अगर पार्टी कमजोर होती तो माननीय मुख्यमंत्री जी का पुतला दहन करने के लिए हम लोग, सरकार उसको नहीं रोकती, लेकिन सरकार डर गई है। सरकार ने पुतला दहन नहीं करने के लिए दिया। इसका मतलब यह साफ है कि सरकार भारतीय जनता पार्टी से डर चुकी है। सर, बेहद बेहद शुक्रिया। सर, और एक सवाल है मेरा सर, आप बता दीजिए विधायक जी। एक साल में 100 से ज्यादा लोग की मौत हुई है सिमरिया टंडवा रोड में, 100 से ज्यादा सर। छोटा सवाल, अभी भी सर रुकने का नाम नहीं ले रहा है सर। चलिए ठीक है, हो गया सवाल, जवाब दे रहे हैं। हो गया आखिर कब तक जवाब जाने जाती रहेगी? हो गया, जवाब दे रहे हैं। बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा है और मैं इस सवाल के लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद भी देता हूं। देखिए, हम लोग अपने स्तर से सतत प्रयासरत हैं कि इस दुर्घटनाएं वहां पर, मैं ऐसा नहीं कहता कि दुर्घटनाएं नहीं होंगी, क्योंकि भाई वस्तु परिस्थिति संयोग भी होता है। दुर्घटनाओं का प्रतिशत कम हो, जाने नहीं जाए, हम लोगों को इसका प्रयास करना चाहिए। तो हमने तो सरकार के सामने मांग रखी है कि हमारा जो कोल वाहन जो चलता है उसका, या तो कोल वाहन जो है सो अपना रूट चेंज करें, कोल वाहन का अपना वैकल्पिक रूट होना चाहिए। हैवी मोटर व्हीकल रोड अलग हो, लाइट मोटर व्हीकल रोड अलग हो, तो निश्चित तौर पे है कि दुर्घटनाओं में कमी जरूर आएगी। और साथ ही साथ वैसे लोगों पे सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, चाहे वो झारखंड सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो। मैं दोनों की बात करता हूं। दुर्घटनाएं कहीं भी होती है, कहीं भी होती है, तो एकदम ऐसा कुछ नियम बनना चाहिए कि वो दुर्घटना करने वाले लोग 10 बार उस पर सोचें। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया उज्जवल जी इस मंच पर आने के लिए और तमाम सवालों का बेबाकी से जवाब देने के लिए। धन्यवाद।